Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start part second of chapter number 7, the interview from the book Flamingo. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the chapter इंटरव्यू पार्ट सेकंड। तो अंबर्टो इको कहते हैं कि ये एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो रविवार के दिन जो है नॉवेल्स को लिखते हैं। तो ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये दरअसल अंबर्टो इको का इंटरव्यू लिया था द हिंदू के पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन ने। तो ये जो अंबर्टो इको है ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये यूनिवर्सिटी है बोलोग्ना के अंदर, इटली के अंदर। तो इनके बारे में एक चीज़ है, तो इन्होंने जो है लिटरेरी इंटरप्रिटेशन से पहले और मेडिवल जो सौंदर्य है उसको लिखने से पहले या राइटिंग फिक्शन से पहले ही अपनी एक बहुत ही फॉर्मिडेबल रेपुटेशन गेन कर ली थी एज ए स्कॉलर। इन्होंने एक बुक लिखी थी सेमियोटिक्स के ऊपर जिसे काफ़ी सराहा गया था। और जब ये जो आते हैं फिक्शन राइटिंग के अंदर, तो फिक्शन राइटिंग के साथ साथ इन्होंने लिटरेरी फिक्शन लिखा, एकेडमिक टेक्स्ट लिखे, निबंध लिखे, बच्चों की किताबें लिखी, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स लिखे। और इनकी जो राइटिंग है वो हैरान कर देने वाली है और बहुत ही वाइड रेंजिंग है, बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई है। तो 1980 के दशक में इनको जो है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में सुपर स्टारडम जो है मिल गया था। इनके हाथ से लिखा हुआ एक नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, इसने 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज को सोल्ड किया था। और इस नॉवेल की वजह से इनको जो है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का सुपर स्टारडम भी मिल गया था। तो मुकुंद अपना पहला सवाल इनसे करते हैं। तो मुकुंद पद्मनाभन ने जो सवाल पूछा वो ये था, एक बहुत बड़े अंग्रेजी नॉवेलिस्ट हैं और एक शिक्षाविद हैं जिनका नाम है डेविड लॉज। उन्होंने एक बार कमेंट किया था कि मैं हैरान हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक इंसान एक ही वक्त में इतने वर्सेटिलिटी के साथ में भला कैसे काम कर सकता है राइटिंग के क्षेत्र में। तो दरअसल डेविड लॉज सीधा सीधा इशारा कर रहे थे अंबर्टो इको की तरफ। तो अंबर्टो इको कहते हैं कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपनी छाप छोड़ते हुए चलता हूँ, लेकिन अंत में मैं खुद इस बात से कन्विंस होता हूं कि मैंने जो भी कुछ किया वो कुछ विशेष अलग नहीं था, मैं एक ही चीज को जो है कर रहा होता हूं और वो चीज है राइटिंग। तो मुकुंद बात करते हैं किस तरह की राइटिंग सर। तो अंबर्टो इको कहते हैं कि यार इस प्रश्न का उत्तर देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपके प्रश्न को एक्सप्लेन करने की। देखिए मेरे जो है काफ़ी फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और मैं जो है उन फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को परस्यू करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क के दौरान, अपने नॉवेल्स लिखने के दौरान। तो मेरी किताबें जो हैं बच्चों के लिए भी है, नॉन वायलेंस के ऊपर है, पीस के ऊपर है। तो मेरे वही एथिक्स हैं, मेरे वही फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं जो मेरे हैं। तो उन्हीं को बेस बना करके मैं जो है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरे माइंड में होता है या जो चीज़ पर मैं फोकस कंसंट्रेट करना चाहता हूँ तो इन्हीं बंच ऑफ एथिक्स और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट की बेस पर मैं उसे लिख देता हूँ। अंबर्टो इको कहते हैं कि मेरा एक और सीक्रेट है। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी एम्प्टी स्पेस है यूनिवर्स के अंदर, अगर हम उस एम्प्टी स्पेस को जो है ख़त्म कर दें तो भला क्या होगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि जो ब्रह्मांड है वो मेरी पूरी मुट्ठी के अंदर समा जाएगा, यानी समूचा ब्रह्मांड में मेरी मुट्ठी में समा सकता हूँ अगर मैं इस यूनिवर्स की एम्प्टी स्पेस को जो है खाली कर दूँ। तो ठीक उसी तरह से हर इंसान के जीवन काल में भी कुछ एम्प्टी स्पेस होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टाइसेस के नाम से जानते हैं। अब व्हाट आर द इंटरस्टाइसेस? एक इंसान के जीवन के कई चरण होते हैं, फेजेस होते हैं,
जिसमें सबसे पहले वो इन्फेंट होता है, फिर वो बच्चा होता है, फिर वो टीनेजर होता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, फिर वो ओल्ड एज में आकर के जो है अपने अंतिम यात्रा पर निकल पड़ता है। तो ये जो इन्फेंट से लेकर के ओल्ड एज तक के पहुंचने का जो टाइम पीरियड है, इन टाइम पीरियड के बीच में कुछ खाली गैप्स है। इन्फेंट और टीनेजर के बीच का एक अलग इंटरस्टाइसेस है, टीनेजर और यंग होने के बीच का एक अलग इंटरस्टाइसेस है। तो इंसान के जन्म लेने के बाद इन्फेंट से लेकर के बूढ़ा होने तक के जीवन काल के जितने भी चरण हैं, इन सब के बीच में एक दरार है, गैप है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टाइसेस। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि जिस प्रकार से यूनिवर्स के सारे एम्प्टी स्पेस को हम अगर हटा दें तो सारा ब्रह्मांड जो है हमारी मुट्ठी में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन काल के इन एम्प्टी स्पेस को हटा दें तो सारा का सारा जीवन काल आपकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलता है। आप जिस उम्र में जाना चाहते हो उस उम्र में जाकर के आप पर्टिकुलर सोच को एक्सेस कर सकते हो, उन इमोशंस को जी सकते हो, वो फीलिंग आप महसूस कर सकते हो, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे आप जवान हो, प्रौढ़ हो या फिर ओल्ड एज में हो। तो ये इंटरस्टाइसिस का इस्तेमाल करके जो है अम्बर्टो इको लिखते हैं हर तरह की राइटिंग को, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो जवानों की हो, चाहे वो टीनेजर्स की हो। और जब कभी भी लिखते हैं तो वो जो राइटिंग है वो हर किसी से रिलेट करती है, क्योंकि जिन शब्दों का वो सिलेक्शन करते हैं वो शब्द रिलेट करते हैं उस समय काल से जिस समय काल को जी करके आ गए हैं, और इसी को उन्होंने इंटरस्टाइसिस का नाम दिया है। तो अपनी आप बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा आप जो है मुझसे मिलने आ रहे हो और इस समय आप एलिवेटर के अंदर हो, तो आप एलिवेटर से ऊपर आ रहे हो और मैं आपका वेट कर रहा हूं, तो आप जब तक मुझ तक नहीं पहुंचते तो आपके मुझसे मिलने के बीच में एक इंटरस्टाइस है, और इसी इंटरस्टाइस में, इसी एम्प्टी स्पेस में मैं जो है एक आर्टिकल लिख चुका हूं। ये बात कहते हुए वो हंसते हैं। तो मुकुंद जो है अपना अगला सवाल उनसे पूछते हैं कि हर कोई सर आपके जैसे नहीं कर सकता। आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, आपका जितना भी स्कॉलरली वर्क है वो इतना प्लेफुल है, पर्सनल क्वालिटीज से भरा हुआ है, तो इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और जो कि इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड है और ऑफन ड्राई एंड बोरिंग है। तो आपने कॉन्शियसली इस चीज को जो है एडॉप्ट किया है, इनफॉर्मल अप्रोच है आपकी, या कुछ ये ऐसा है जो नेचुरली जो है आपकी राइटिंग में आ जाता है। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि जब मैंने पहली बार अपना डॉक्टोरल जो है रिसर्च पेपर इटली में सबमिट करवाया, प्रेजेंट किया, तो वहां पर एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने जो है मुझसे एक बात कही थी कि जितने भी स्कॉलर्स हैं पहले किसी सब्जेक्ट के बारे में पूरी गहरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट को लेकर के वो काफ़ी फॉल्स हाइपोथेसिस अनुमान लगाते हैं, और उसके बाद जो भी कमियां हैं एट द एंड वो उन कमियों को सही करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं और उस चीज़ का वो कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन बात करें अम्बर्टो इको तुम्हारी, तो तुम उन सब के विपरीत हो यार। तुम जो है कहानी सुनाते हो लोगों को अपनी रिसर्च की, तुम कहानी बताते हो और उन कहानियों में इंक्लूड करते हो अपने ट्रायल्स को, ट्रायल्स में हुई गलतियों को, और ठीक उसी समय जो है महसूस करता है अम्बर्टो इको कि जो पॉइंट उस समय प्रोफेसर सर ने उठाया था वो बिल्कुल सही था। एक्चुअली लोग कनेक्ट उसी वर्क से होते हैं जिस वर्क में वो कुछ अपनापन महसूस करे। किसी टॉपिक पर रिसर्च करके सीधा सीधा प्योर एंड फाइन कंक्लूजन निकाल देना बड़ा आसान है, लेकिन वो कंक्लूजन निकालते समय आपने कहाँ और कितनी गलतियां करी, इस चीज से लोग रिलेट करते हैं। और यही पॉइंट था जो क्लिक कर गया था अम्बर्टो इको का, और वो कहते हैं कि मैंने जिस स्टाइल में लिखा था वो स्टाइल जो है प्रोफेसर को पसंद आया था और उसको उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों से जुड़ना पसंद करते हैं जिसमें हम अपने लाइफ के अनुभवों को शेयर करते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान हमें जो परेशानियां महसूस हुई, जो हमने गलतियां करी,
अगर इन सब चीज़ों को भी हम ऐड कर लेते हैं तो लोग रिलेट करते हैं, जुड़ते हैं, और शायद यही वजह रही है कि उनकी लेखनी में इतनी धार है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अम्बर्टो इको कहते हैं कि एट दैट पॉइंट, यानी कि 22 साल की उम्र में इनको ये बात समझ में आ गई थी कि जितनी भी स्कॉलरली बुक्स हैं इनको ठीक वैसे ही लिखा जाना चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने अपनी रिसर्च के पेपर्स को लिखा था। वो कहानी सुनाते हुए रिसर्च की कि उन्होंने किस तरह से उस कंक्लूजन को अचीव किया था। तो ये कहते हैं कि दिस इज वाई माई एसेस ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। तो ये कहते हैं कि इनकी जो राइटिंग है वो हमेशा नैरेटिव एस्पेक्ट को ली हुई होती है, और ये थोड़ा खुद से भी नाराज रहते हैं। कहते हैं कि इन्होंने 50 या उससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा की एज में जो है नैरेटिव्स लिखना शुरू किया था, नॉवेल्स लिखना शुरू किया था। इनको लगता है कि इनको पहले ही लिखना शुरू करना चाहिए था। तो ये अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त थे जिनका नाम था रोलैंड बार्थीज, और वो हमेशा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट रहा करते थे। वो एक निबंधकार थे, एक साहित्यकार नहीं थे। तो वो एक निबंधकार थे, वो एक साहित्यकार नहीं थे, लेकिन वो हमेशा ही क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहते थे। और एक या दो मौक़ों पर उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर करी थी अम्बर्टो इको से कि यार मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी नॉवेल्स को लिखूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि थोड़ा और वेट करूं ताकि नॉवेल लिखने की रिगार्डिंग जो एक परसेप्शन है, जो एक सोच है, जो एक अप्रोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो एक मेंटेलिटी है, ताकि अच्छे से आ जाए। तो उन्होंने एक प्रिसाइज एज डिसाइड कर रखी थी नॉवेल्स को लिखने की रिगार्डिंग, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करते वो इस दुनिया से ही चल बसे। अम्बर्टो इको कहते हैं कि उन्होंने जो है नॉवेल से जो है स्टार्ट किया था लिखना एज एन एक्सीडेंट। तो ये कहते हैं कि नॉवेल लिखना मैंने जो है एक्सीडेंटली स्टार्ट किया था, और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं पर्टिकुलर एज में आकर की जो है नॉवेल लिखना शुरू करूंगा। मैं तो अपने अंदर जो एक राइटर है, एक ऑथर है, जो एक नॉवेलिस्ट है, उसको जो है सेटिस्फाई करना चाहता था। मैं नैरेटिव्स भी लिखना चाहता था। तो अपने अंदर की उस प्रतिभा को, अपने अंदर की उस राइटर को मैं सेटिस्फाई करने के पर्पज से अपनी बात को नैरेटिव वे में कहना चाहता था, और एक्सीडेंटली मैंने जो है नैरेटिव्स लिखना, नॉवेल्स लिखना शुरू किया। तो मुकुंद कहता है कि चलिए बात करते हैं नॉवेल्स की। तो आप एक बहुत ही फेमस एकेडमिक पर्सनैलिटी हो, और आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नाम कमाया है जब आपने अपनी किताब द नेम ऑफ द रोज पब्लिश करवाई है। तो आपने 5 नॉवेल लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारा स्कॉलरली वर्क आपके नाम है नॉन फिक्शन का, और मेरे हिसाब से आई थिंक उनकी तादाद 20 के आसपास होगी। तो ये सुन करके अम्बर्टो इको बोलते हैं कि नहीं, मैंने अराउंड 40 के आसपास ये सब लिख रखा है। तो मुकुंद ये सुनकर के चौंक जाते हैं। 40? तो 40 के अंदर जो है आपका एक क्लासिकल राइटिंग वर्क भी है जो आपने सेमियोटिक्स के ऊपर लिखा है, सेमियोटिक्स द स्टडी ऑफ द साइंस। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अम्बर्टो इको को जो है नॉवेलिस्ट के रूप में ही जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि आप एक शिक्षक पहले हो, आप एक स्कॉलर पहले हो, नॉवेलिस्ट बाद में हो। तो क्या एज अ साहित्यकार लोग आपको जानते हैं? तो इस चीज से आपको कोई तकलीफ है? तो अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं यस। तो ये प्रश्न सुन करके अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि देखिए, इस चीज से मुझे तकलीफ तो होती है कि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में कम जानते हैं, लेकिन एक साहित्यकार, एक नॉवेलिस्ट के रूप में ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं तो अपने आप को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर ही मानता हूँ जो केवल और केवल रविवार के दिन, संडेज के दिन ही नॉवेल्स लिखने का काम करते हैं। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। नॉवेल्स में सिर्फ संडेज के दिन लिखता हूँ और मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में। मैं किसी भी तरह की पेन क्लब्स की मीटिंग या राइटर्स का कोई संगठन है
उसकी मीटिंग्स को मैं कभी अटेंड नहीं करता। मैं तो हमेशा अपने आप को रिलेट करके देखता हूँ एकेडमिक कम्युनिटी से ही। लेकिन ठीक है, अगर लोग मुझे जो है एक साहित्यकार के रूप में ही देखते हैं और उन्हें केवल मेरे लिखे नॉवेल्स ही पसंद आते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसा करके मैं एक लार्जर ऑडियंस तक तो पहुंच रहा हूं। वैसे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सेमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस, ये जो बुक मैंने लिखी है, ये 1 मिलियन रीडर्स तक पहुंच जाए। तो मैं इसी चीज से खुश हूं कि चलो मेरी जो राइटिंग है, मेरी जो मन की बात है, वो इतनी लार्जर ऑडियंस तक तो पहुंची कम से कम। तो मुकुंद इस जवाब को सुन करके अपना अगला प्रश्न करता है कि सर यही आपका जवाब मुझे मेरा अपना अगला प्रश्न पूछने के लिए इंस्पायर कर रहा है। द नेम ऑफ द रोज एक बहुत ही सीरियस नॉवेल है। तो ये एक डिटेक्टिव यान है एक लेवल पर, लेकिन उसके बाद में ये खोजता है मेटाफिजिक्स को, थियोलॉजी को और मेडिवल हिस्ट्री को। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑडियंस है इस राइटिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। कि ये सब लिखते समय आप पजल्ड हो गए थे क्या? एक ही बुक में इतने सारे कंटेंट को आपने डाल दिया, तो ये डालते समय आप भी पजल्ड थे क्या? इसका जवाब देते हैं अम्बर्टो इको, नो, जर्नलिस्ट पजल्ड होते हैं और कभी कभी पब्लिशर भी पजल्ड होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को ऐसा लगता है कि लोग जो है ट्रैश को जो है पढ़ना पसंद करते हैं। उनको कभी भी डिफिकल्ट रीडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती, डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को एक्सेस करना नहीं चाहते हैं, ऐसा मानना है कुछ जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स का। तो मान कंसीडर करिए कि 6 बिलियन लोग इस प्लानेट पर है। कंसीडर करिए इस प्लानेट पर 6 बिलियन लोग हैं और द नेम ऑफ द रोज ने 10 से 15 मिलियन कॉपीज बेची हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा हिसाब लगाता हूं तो ये पूरे ग्रह के निवासियों का एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है। लेकिन एग्जैक्टली इसी तरह की जो रीडिंग है वो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो डिफिकल्ट रीडिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और वो क्यों चाहते हैं, मैं इसका जवाब अपने अनुभव से दूंगा। तो मैं खुद अगर अपनी बात करूं कि मैं 9 बजे डिनर लेने के बाद में टीवी पर जो है प्रोग्राम देखता हूं, या तो देखता हूं मियामी वाइस या फिर देखता हूं इमरजेंसी रूम। और ये प्रोग्राम देखते समय मुझे काफ़ी एंजॉयमेंट मिलता है, काफ़ी एंटरटेन होता हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम मैं पूरा दिन नहीं देख सकता। तो चेंज ऑफ टेस्ट तो मुझे भी चाहिए। तो जो रेगुलर रीडर्स हैं, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो एक ही तरह के नॉवेल पढ़ पढ़ के वो भी बोर हो गए हैं। तो एक ही तरह के नॉवेल्स को पढ़ पढ़ करके वो भी बोर हो गए हैं और वो कुछ नया चाहते हैं, कुछ यूनिक चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हैं। तो वो जो चाहते थे वो मैंने उन्हें दे दिया। तो मुकुंद अपना अगला सवाल पूछते हैं कि जो इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिली है, द नेम ऑफ द रोज नॉवेल से, क्या इसका किसी तरह से वास्तव में कोई लेना देना है पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री से? तो इसका जवाब अम्बर्टो इको कुछ इस तरह से देते हैं, शायद ऐसा संभव हो, लेकिन मैं आपको इसका जवाब एक स्टोरी सुना करके देता हूं। तो मैं अक्सर कहानियां सुना करके लोगों को जो है अपनी बातें बताता हूं, ठीक उसी तरह से जैसे चाइनीज वाइज मैन करते हैं। तो मेरी एक अमेरिकन पब्लिशर दोस्त थी, जब मैंने उनको द नेम ऑफ द रोज बुक दिखाई तो उन्होंने इस किताब को देख करके कहा कि यार आपने जो लिखा है बहुत ही गजब का लिखा है। शी रियली लव्ड माई बुक बट शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज। तो वो कहती है, पब्लिशर दोस्त कहती है कि मैं नहीं सोचती कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा देश जिसने कभी कैथेड्रल या फिर लैटिन की स्टडी करी हो, वहां पर आपकी बुक की 3000 से ज्यादा कॉपीज बिक पाएंगी। उनका ऐसा मानना था। लेकिन कमाल की बात ये रही कि यूएसए के अंदर अंदर ही
उनकी किताब द नेम ऑफ रोज ने 2 से 3 मिलियन कॉपीज को बेचा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल चीज थी। तो अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अम्बर्टो इको कहते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं जो मेडिवल पास्ट के बारे में लिखी जा चुकी है अम्बर्टो इको से पहले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जो सक्सेस द नेम ऑफ द रोज को मिली उसके पीछे कारण ये है कि इस बुक में एक मिस्ट्री है और अगली लाइन में और अगले पेज में क्या होने वाला है ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि अगर मैं ये किताब द नेम ऑफ द रोज 10 साल बाद में लिखता या 10 साल पहले लिखता तो शायद ये इतनी बड़ी हिट नहीं होती जितनी आज है, क्योंकि इसके अंदर जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री शायद सॉल्व हो चुकी होती। तो मैंने सही समय पर सही टॉपिक पर लोगों की नब्ज को टटोला और उस चीज को लिखा जो लोग पढ़ना चाहते थे, और शायद यही वजह रही कि द नेम ऑफ द रोज इतनी ग्रैंड सक्सेस को अचीव कर लेती है। तो विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माय चैप्टर द इंटरव्यू पार्ट सेकेंड फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। वी विल मीट अगेन with another in-depth analysis of some other topic. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.